जेनेटिक्स से पिछले 10 सालों में 40 पीवाईक्यू आ चुके हैं और 15 पीवाईक्यूज तो सिर्फ इसी चैप्टर से है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये फाउंडेशन है जिसके बिना जेनेटिक्स समझना इम्पॉसिबल है। ये चैप्टर स्किप करना मतलब 15 क्वेश्चन स्किप करना। इस वीडियो को सेव कर लो। आज एक बार में पूरा क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स, रेशो, पीवाईक्यूज, सब कुछ सीधा रिवीजन में काम आएगा। लेकिन मेंडल क्यों मैटर करते हैं? ग्रेगोर मेंडल ने 1866 में पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट चालू किए, 8 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए और 28,000 से ज्यादा प्लांट्स पर अपनी स्टडी की। उनका रिसर्च इतना सक्सेसफुल रहा कि आज भी हर रिसर्च में उन्हें यूज किया जाता है। एनटीए ने लगातार मेंडल्स लॉ से क्वेश्चन पूछे हैं। रफली 15 मार्क्स आते हैं इससे हर साल। मेंडेलियन इनहेरिटेंस नीड बायोलॉजी का फाउंडेशन है। यही से शुरू होता है जेनेटिक्स का सच्चा गेम। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेंडल ने मटर के दानों को ही क्यों चूज किया? आंसर सिंपल था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, जल्दी प्रोडक्शन होता था तो रिजल्ट जल्दी मिलते थे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, मतलब हम क्लियरली बता सकते थे कि फ्लावर के कलर्स क्या है, सीड्स के कलर क्या है, तो एनालिसिस इजी हो जाता था। सेल्फ पॉलिनेटिंग था, मतलब प्योर लाइंस मेंटेन करना इजी हो जाता था, यानी कि सेम कलर के फ्लावर्स को फिर से डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लेकिन सेम प्लांट से हम क्रॉस कर सकते थे। क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल था, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल किए जाते थे और लार्ज नंबर ऑफ सीड्स थे, तो स्टैटिस्टिकल रेशोज हम बना सकते थे कि एक्चुअली कितने सीड्स रिंकल्ड आए या राउंड आए या ग्रीन आए या येलो आए। इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, टॉल डॉर्फ, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन, वायलेट वाइट। तो ये राइट ऑर्गेनिज्म चूज हुआ प्लस कंट्रोल किया गया। इसके वजह से जेनेटिक्स के लॉज क्लियरली हमें मिले। मेंडल का अप्रोच क्या था? एक क्लियर ट्रेट वाला प्लांट चूज करना, फिर उसमें कंट्रोल क्रॉस करना, फिर F1 जनरेशन क्रॉस करना। हम देखेंगे F1 जनरेशन क्या होता है। F1 जनरेशन को फिर से खुद से ही क्रॉस करके F2 जनरेशन बनाना। तो इसमें मेंडल ने अलग अलग क्रॉसेस किए, यानी कि दोनों के गैमेट्स को मिलाया, जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर दिखा गया जैसे कि कलर, डाई हाइब्रिड जिसमें 2 कैरेक्टर्स देखे गए जैसे कि शेप हो गया और कलर हो गया, टेस्ट क्रॉस भी देखा गया जिसमें हम जीनोटाइप डिटरमाइन करते थे। और मेंडल ने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स के साथ इसको एक्सपेरिमेंट किया एक्यूरेसी के लिए, केयरफुली रिकॉर्ड किया कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, रिपीट किया एक्सपेरिमेंट्स मेनी टाइम कि रिजल्ट बदल तो नहीं रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज किया डाटा एनालिसिस के लिए और लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाले। इसीलिए मेंडल्स के लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुए और आज भी हम यूज करते हैं। क्लियर पैटर्न्स दिखे जिससे सिंपल लॉज बने और वही बना फाउंडेशन जेनेटिक्स का। तो मेंडल ने एग्जैक्टली लॉज कौन से दिए थे? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का, जिसमें हमेशा एक ट्रेट जो है वो डोमिनेंट होता था दूसरे ट्रेट से, यानी कि पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस किया गया जिसमें पर्पल डोमिनेंट था। इसलिए हर क्रॉस के बाद हर फ्लावर पर्पल ही आया, क्योंकि डोमिनेंट मास्क करता है रिसेसिव को। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें 2 अलील्स, जीन के 2 अलील जो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त सेपरेट होते थे, वो आगे चल के डिफरेंट गैमेट्स बन जाते थे। मान लो जीन जो है वो एक कॉफी है और कॉफी के 2 टाइप्स है, नो शुगर और विद शुगर, तो अलील्स दोनों हो गए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि अलील सेग्रीगेट होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं। कैपिटल ए टॉल है और स्मॉल ए डॉर्फ है, तो ये मिक्स नहीं होंगे। थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं और उनके अलील्स होते हैं, ये असॉर्ट होते हैं, यानी कि अरेंजमेंट होती है इनकी इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट नहीं करता। ये हम आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीखेंगे। तो ये लॉज एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब हम देखते हैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो बताएगा हमें फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मान लो हम पेरेंटल जनरेशन लेते हैं जिसमें एक प्लांट है जिसमें सिर्फ हाइट का एक ही अलील है टॉल, और दूसरा प्लांट लेते हैं जिसमें हाइट का एक ही अलील है डॉर्फ। टॉल को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से, डॉर्फ को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी से। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा तब हमें मिलेगा F1 जनरेशन, जिसमें टॉल डोमिनेंट होने की वजह से सारे के सारे प्लांट सिर्फ टॉल ही आएंगे, क्योंकि ये प्योर गैमेट्स थे। इसीलिए इस क्रॉस को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब F1 जनरेशन जिसमें सारे ही प्लांट्स टॉल थे, उसी F1 जनरेशन को अगर हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, यानी F1 जनरेशन इंटू F1 जनरेशन करेंगे, रिजल्ट हमें मिलता है कुछ ऐसा जिसे हम पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। जहाँ जहाँ पर कैपिटल टी आ रहा है, यानी टॉलनेस का अलील आ रहा है, वो सारे प्लांट सिर्फ टॉल ही रहेंगे। एक जगह जहाँ पर टॉलनेस का जीन नहीं आएगा, वो प्लांट डॉर्फ रहेगा। जेनोटाइपिक रेशियो मतलब हमारे जीन्स कैसे रहेंगे, जिसमें एक जीन रहेगा जिसमें सिर्फ टॉलनेस के अलील से, एक जीन रहेगा जिसमें सिर्फ डॉर्फ के अलील से, और 2 जीन्स ऐसे रहेंगे जिसमें टॉल और डॉर्फ दोनों है। फेनोटाइपिक रेशियो मतलब एक्चुअल प्लांट्स कैसे दिखेंगे, तो 3 प्लांट्स ऐसे रहेंगे जो टॉल रहेंगे,
सिर्फ एक प्लांट जहाँ पर टॉलनेस का अलील नहीं है वो डॉर्फ रहेगा। इस जनरेशन को कहते हैं F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में तो सारे ही टॉल आए थे क्योंकि टॉल डोमिनेंट था, लेकिन F2 जनरेशन में 3 टॉल आएंगे और 1 डॉर्फ आएगा। अगर हम 8 प्लांट्स लेते हैं तो 6 टॉल आएंगे और 2 डॉर्फ आएंगे। ऐसा रेशो में आगे बढ़ता जाएगा। की पॉइंट्स हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही पेयर लिया था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का। F1 में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही दिखा, F2 में दोनों दिखे लेकिन 3:1 के रेशो में दिखे, और ये रेशो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। यही बेसिस होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। नीट में ये हमेशा आया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसका रेशो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्रॉस और जीनोटाइप और फेनोटाइप का मतलब। अब हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें पेरेंटल जनरेशन में हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। ये सीड्स है जिसमें एक सीड है राउंड और येलो और दूसरा सीड है रिंकल्ड और ग्रीन। तो हम 2 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, एक होता है शेप और एक होता है कलर। अगर हम इनको क्रॉस करेंगे F1 जनरेशन में तो सारे ही हमको येलो और राउंड दिखने वाले हैं क्योंकि यही डोमिनेंट है, तो हमें F1 जनरेशन मिलेगा। अब हम जब F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं, इसका जेनोटाइपिक रेशियो ये है, तो इसको क्रॉस करने के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये F2 जनरेशन पहले वाले से अलग है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग देख रहे हैं। इस जनरेशन में हमने सिर्फ टॉल या डॉर्फ देखा था, लेकिन इस जनरेशन में हम राउंड और येलो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। रिजल्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है और इसका फेनोटाइपिक रेशो होता है 9:3:3:1। इस रेशो को समझो, रटने की कोशिश मत करो। इसमें 9 सीड्स जो रहने वाले हैं वो राउंड और येलो रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 9 सीड्स जो है इनमें राउंड और येलो डोमिनेंट है। 3 सीड्स ऐसे रहने वाले हैं जिसमें राउंड डोमिनेंट है लेकिन येलो डोमिनेंट नहीं है, इसीलिए ग्रीन आएगा। 3 सीड्स ऐसे रहने वाले हैं जिसमें येलो डोमिनेंट है लेकिन राउंड डोमिनेंट नहीं है, इसलिए रिंकल्ड आएगा। एक सीड ऐसा रहेगा जिसमें ना येलो डोमिनेंट है ही राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड और ग्रीन आएगा। इन दोनों को जब हम क्रॉस कर रहे हैं, F1 जनरेशन तो पूरा राउंड और येलो आएगा, लेकिन F2 जनरेशन जो है इस रेशो में आएगा। ये फेवरेट टॉपिक है तो हर साल पक्के से आता ही है। यहाँ पर हमें की पॉइंट्स देखने हैं। ट्रेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्रीगेट हो रहे हैं। किसी भी सीड का कलर येलो और ग्रीन के बीच में नहीं आ रहा है। नए कॉम्बिनेशंस हमें दिखने को मिलते हैं F2 जनरेशन में। यही बेसिस होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लेकिन ये इसी रेशो में क्यों सेग्रीगेट हुआ, अलग रेशोज क्यों नहीं बने? इसका आंसर छुपा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। जब मियोसिस होता है तब दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोमल पेयर्स आते हैं असॉर्टमेंट प्लेन में। मान लो ये कलर का पेयर है और ये शेप का पेयर है, तो असॉर्टमेंट प्लेन में इनका क्रॉस कैसे भी हो सकता है। तो जो गैमेट्स फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी है वो 1/4 होता है हर एक कॉम्बिनेशन में, यानी कि 25%। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा की पॉसिबिलिटी 25% रहती है। ये चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जैसा हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, इन चारों टाइप्स के गैमेट्स का 25% पॉसिबिलिटी है कि कोई भी गैमेट आ सकता है, लेकिन इसके लिए जीन के पेयर्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर होने चाहिए। ये होता है मेटाफेज 1 में। इसमें कंप्लीट चांस होता है मैटरनल या पैटर्नल क्रोमोसोम्स का ईच गैमेट में जाने के लिए, और इससे जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होता है। और यही वो कॉम्बिनेशन है जो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखा था। अब इसके बाद आता है मेंडल्स टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हम एक इंडिविजुअल प्लांट को क्रॉस करते हैं जो डोमिनेंट फेनोटाइप दिखा रहा है रिसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल के साथ। क्यों? क्योंकि हमें जीनोटाइप फाइंड करना है कि एक्चुअली इसका जीनोटाइप क्या है। ये हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव से ही क्रॉस होता है। यहाँ पर हम 2 केसेस देखते हैं। केस 1 में हम देखते हैं, मान लो हमें इस प्लांट का जीनोटाइप नहीं मालूम कि इस प्लांट में दोनों टॉल के अलील्स है, तो हम इसे क्रॉस करेंगे नॉन रिसेसिव प्लांट से। जब हम रिजल्ट देखेंगे कि सारे इसके ऑफस्प्रिंग जो है वो टॉल आ रहे हैं, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये प्लांट में जो अलील्स है वो दोनों टॉल है। अब केस 2 देखते हैं। मान लो इसके भी हमें अलील्स मालूम नहीं है और इसे हम क्रॉस करते हैं नॉन रिसेसिव से। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो देखेंगे कि एक प्लांट टॉल आ रहा है और एक प्लांट डॉर्फ आ रहा है, यानी कि उसका जीनोटाइप ऐसा कुछ आ रहा है। तो इससे हम बता सकते हैं कि इस प्लांट में एक अलील टॉल का है और एक अलील डॉर्फ का है। टेस्ट क्रॉस हम यूज करते हैं जीनोटाइप फाइंड करने के लिए। यह हमेशा रिसेसिव से ही क्रॉस होता है। अगर ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट ट्रेट ही दिखने को मिल रहा है और 1:1 का रेशो अगर आ रहा है तो पेरेंट हेट्रोजाइगस है। इससे अदर क्रॉसेस के साथ मिक्स कर देते हैं और क्वेश्चन आता है। टेस्ट क्रॉस के बाद आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम F1 इंडिविजुअल को किसी एक पेरेंट से क्रॉस करते हैं कंफर्म करने के लिए कि जीनोटाइप क्या है। अब यहाँ पर केस 1 में F1 हमें मालूम है कि दोनों अलील्स टॉल है, तो हम F1 को एक रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग
ऑल टॉल आ रहे हैं, इससे कंफर्म हो जा रहा है F1 जो था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। केस 2 में हम देखते हैं, हमें मालूम है F1 में एक अलील टॉल और एक डॉर्फ है और हम उसे क्रॉस कर रहे हैं रिसेसिव से, तो रिजल्टेंट हमें आ रहा है एक टॉल और एक डॉर्फ। इससे कंफर्म होता है कि F1 जो था वो हेटेरोजाइगस था। इसे हमेशा टेस्ट क्रॉस के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन आता है। ये एक डायहाइब्रिड क्रॉस का रिवीजन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड का एप्लीकेशन हमें कहाँ दिखने को मिलता है? फर्स्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमें मालूम है ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स होते हैं ऑटोजोम्स जिससे बॉडी बनती है, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का जिससे आगे के जनरेशंस बनते हैं। फीमेल होमोगैमेटिक होती है, यानी कि फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल जो होते हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं जिसमें XY क्रोमोसोम होता है। अब जब मेल फीमेल का क्रॉस होगा, फीमेल तो सिर्फ XX लाने वाली है, मेल जो है वो X और Y लाने वाले हैं। तो जैसा हमने एस क्रॉस और बैक क्रॉस में देखा था 1:1 का रेशो होता है, वैसा ही यहाँ पर मेल के Y क्रोमोसोम की वजह से मेल डिसाइड हो रहा है, फीमेल तो सिर्फ XX ला रही है। तो बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा ये टोटली डिपेंड करता है फादर पे, ना कि मदर पे। आज भी हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, लेकिन बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा ये टोटली डिपेंड करता है मेल पे। यहाँ पर रेशो होता है 1:1 का, यानी एक फीमेल और एक मेल की पॉसिबिलिटी 50-50% रहती है। इसी का दूसरा एप्लीकेशन होता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इसमें डिसीज इनहेरिटेड होते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस का। हमने देखा था मेल्स हेटेरोगैमेटिक होते हैं, फीमेल्स होमोगैमेटिक होती है। तो एक्स क्रोमोसोम लार्जर होता है, ज्यादा जीन्स कैरी करता है। तो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं उन्हें सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं। अब मान लो ये ब्लू कलर का जीन नॉर्मल विजन का है जो डोमिनेंट है, लेकिन ये पिंक कलर का जीन कलर ब्लाइंडनेस का है जो कि रिसेसिव है। अब फीमेल के पास एक्स का और एक पेयर होता है, इसीलिए ये रिसेसिव हो जाता है। लेकिन अगर यही फीमेल मेल के साथ क्रॉस करके एक ऐसा सन पैदा करेंगी जिसमें ये रिसेसिव जीन आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 4 में से 1 है, तो ये सन कलर ब्लाइंड होगा। डॉटर के पास क्योंकि और एक एक्स क्रोमोसोम है तो ये रिसेसिव ही रहेगा। ये मेल्स में बहुत कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनको मदर से मिलता है। फीमेल्स के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने की वजह से एक्सप्रेस नहीं होता। तो अब पता चल रहा है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का इंपॉर्टेंस कितना था। अब हम समझते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में कुछ जीन्स जो होते हैं वो ना डोमिनेंट होते हैं ना रिसेसिव होते हैं, बल्कि दोनों के दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो जाते हैं। कोडोमिनेंस को ऐसा समझो, ये इंडियन फ्लैग है, इसमें तीनों कलर जो है इक्वली एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई एक कलर ज्यादा या कम नहीं है। ऐसे ही कोडोमिनेंस में दोनों अलील्स साथ में एक्सप्रेस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप्स, जिसमें जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है, पॉजिटिव या निगेटिव, उन पर्सन में A और B दोनों एंटीजन साथ में एग्जिस्ट करते हैं RBCs पर। जिनका ब्लड ग्रुप A है उनके RBC पर A एंटीजन है, जिनका ब्लड ग्रुप B है उन RBCs पर B एंटीजन है, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप AB है उन पर दोनों एंटीजन्स है। तो ये एग्जांपल हो जाता है कोडोमिनेंस का। और जिनका ब्लड ग्रुप O है उनके RBCs पर कोई एंटीजन नहीं होता। हम ABO ब्लड ग्रुप्स बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। कोडोमिनेंस हमें बताता है कि दोनों ट्रेट्स इक्वली एक्सप्रेस हुए हैं, कोई एक दूसरे को दबा नहीं रहा। कोडोमिनेंस पूरी तरह डिफरेंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, कि हम आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हेटेरोजाइगोट जीन होता है उसमें इंटरमीडिएट फेनोटाइप देखने को मिलता है दोनों होमोजाइगोट के बीच में का, यानी कि कोई भी अलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं करता। इसका क्लासिक एग्जांपल है स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसमें डोमिनेंट रेड अलील है वो फ्लावर्स रेड होते हैं। इसमें डोमिनेंट अलील है ही नहीं, वो वाइट फ्लावर्स होते हैं। लेकिन इसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, वो पिंक फ्लावर्स होते हैं। हमने पी प्लांट में देखा था कि यहाँ पर रेड डोमिनेंट होना चाहिए था और ये फ्लावर रेड होना चाहिए था, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के वजह से ये फ्लावर पिंक हो जाता है। हम पिनेट स्क्वायर देखते हैं, जहाँ पर भी रेड डोमिनेंट है लेकिन उसके साथ साथ एक रिसेसिव जीन है, वो फ्लावर्स पिंक है। तो ये रेशो 1:2:1 का हो जाता है। सेम रेशो हमने देखा था जीनोटाइप का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। यहाँ पर एनटीए आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर की पॉइंट्स है कि हेटेरोजाइगोट्स जो होते हैं, यानी कि जिसमें एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, वो इंटरमीडिएट फेनोटाइप दिखाएंगे, यानी कि मिक्स्ड आता है पिंक। कोई भी अलील कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। जीनोटाइप और फेनोटाइप का रेशो सेम होता है और ये एक्सेप्शन हो जाता है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर फिर से मियोसिस में छुपा है। यहाँ पर जीन्स लिंक्ड होते हैं, इनकम्प्लीट ट्रांसफर होता है गैमेट्स का, इसके वजह से कंप्लीट जीन ट्रांसफर नहीं होता। तो आधे अधूरे ट्रांसफर के वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं,
सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कंफ्यूज करते हैं। सेग्रीगेशन हमने देखा था सिर्फ एक कैरेक्टर के अलील में सेग्रीगेशन होता है। डिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर पढ़ना है 2 या ज़्यादा कैरेक्टर्स को हमें सेग्रीगेट करना होगा। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव के साथ ही क्रॉस होता है। बैक क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस हो सकता है। रेशोज हमेशा याद करते हैं लेकिन समझते नहीं। ये रेशो क्यों आया ये समझने के लिए आपको खुद ही वो डाई हाइब्रिड का टेबल बनाना होगा बिना रट्टा मारे। 28 ट्विस्टेड क्वेश्चंस में पूछेगा तो रट्टा मारने से फायदा नहीं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन है। सारा मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको इसी स्लाइड में मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मोस्ट एक्सपेक्टेड नीट क्वेश्चंस है जो कि हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट रेशो बेस्ड क्वेश्चंस में मोनोहाइब्रिड का रेशो, डाई हाइब्रिड का रेशो, टेस्ट क्रॉस का रेशो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशो, ये सब पूछते हैं। टेस्ट क्रॉस से सवाल आएगा कि किस लिए यूज होता है। स्पेसिफिक लॉस पूछे जाएंगे जैसे इस एग्जांपल में पूछा है। पी प्लांट सिलेक्शन पे क्वेश्चन आएगा कि पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया गया, और प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा जैसे ये आया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली मिल जाएगी। ये गोल्डन रूल्स याद रखने हैं दोस्तों। इस पार्ट में हमने कंप्लीट किया मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लेकिन जेनेटिक्स का बेस्ट पार्ट अभी बाकी है। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये है पार्ट 2 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 देखकर अपना जेनेटिक्स हमेशा के लिए क्लियर कर दो।